Calculation of deceased partner capital means amount payable to the executor of deceased partner। जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसके एग्जीक्यूटर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना अमाउंट पे करेंगे, ये हम लोग को कैलकुलेट करना सीखना है। तो इसका फॉर्मेट जो है वो नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनता है, लेकिन नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग सारे पार्टनर्स के अकाउंट बनाते थे, हर एक पार्टनर का अमाउंट के लिए कॉलम बनाते थे। लेकिन इस टॉपिक में हम वो फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें अमाउंट का सिंगल कॉलम रहेगा डेबिट साइड और सिंगल कॉलम रहेगा क्रेडिट साइड, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता करना है जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके घर वालों को कितना पैसा देना है। बाकी लोगों का अकाउंट अभी क्लोज नहीं होगा, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है सिर्फ उसका अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसके फॉर्मेट में नॉर्मल पर्टिकुलर अमाउंट आप शो करोगे। इसमें डेट का कॉलम नहीं रहता है। कोई बता सकता है डेट का कॉलम क्यों नहीं है? ये पर्टिकुलर एक डेट को बनाया जाता है अकाउंट, जिस डेट को पार्टनर की डेथ हो रही है उस डेट को हम लोग ये जानना चाहते हैं, मतलब उस डेट तक के बैलेंस को हम निकालना चाहते हैं कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको कितना पैसा पे करना है। लेकिन जिस पार्टनर की डेथ हुई उसको तो डायरेक्ट हम अमाउंट पे नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम एक वर्ड यूज करेंगे एग्जीक्यूटर, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कोई भी एडवोकेट, चार्टेड अकाउंटेंट, उसका फैमिली मेंबर जो भी हो सकता है। तो हम लोग ये अमाउंट कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर डेट तक का। ये पर डे इसमें ट्रांजैक्शन दिखाना नहीं है कि हम डेट का कॉलम बनाएं, ये पर्टिकुलर डेट में अकाउंट बनाया जा रहा है। जैसे कि सपोज ये 30 जून को किसी पार्टनर की डेथ हुई है, तो हम 30 जून तक कितना अमाउंट उसको पे करेंगे ये हमको निकालना है। इसमें कोई पर डे ट्रांजैक्शन नहीं होंगे कि हम डेट का कॉलम बनाएं। यहाँ पर हेडिंग आप रखोगे जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, जैसे ए की डेथ हो रही है, 3 पार्टनर है ए, बी एंड सी, जिनका रेशियो है 3:2:1। अब सपोज ए की डेथ हो रही है तो आप यहां पर बनाओगे ए इज कैपिटल, ठीक है, ए इज कैपिटल अकाउंट। सिर्फ ए का हिसाब किताब करना है। अब जब ये कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे तो एक ही कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए, इसका एक है डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड। वो चीजें जो इसके बैलेंस को बढ़ाएंगी, वो चीजें जो इसको सुकून पहुंचाएंगी मरने के बाद भी, मतलब इसका अमाउंट बढ़ाएंगी, वो कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड, क्योंकि वो सारी चीज़ें कैपिटल को बढ़ाती हैं। और कैपिटल का रूल है, मॉडर्न अप्रोच का रूल है, जब भी कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट साइड शो करना है। कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट और कम होगा तो डेबिट। ऐसी जितनी चीज़ें जो इसको मरने के बाद दुख पहुंचाएंगी, मतलब इसके कैपिटल को आप कम कर रहे हो, मरने के बाद भी आप लोगों को गाली देगा अगर हम लोग गलत चीज़ें यहाँ पर शो करते हैं। तो मतलब जो चीज़ें इसके कैपिटल को कम करेंगी वो डेबिट साइड, जो चीज़ें कैपिटल को बढ़ाएंगी क्रेडिट साइड। काट पीट के हमको वो अमाउंट पता चलेगा जितना अमाउंट हम इस ए के घर वालों को पे करेंगे, और वही निकालना हम लोग को सीखना है, ठीक है। इसी टॉपिक का नाम रखा है डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर। जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसके एग्जीक्यूटर को कितना पैसा देना है ये निकालना आप सीख जाओ। तो 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। अब पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे मैक्सिमम क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है, फिर हम 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये स्टार्ट होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पर हम लोग को वो बैलेंस शो करना होता है जितना कैपिटल का अमाउंट फर्म में लगा हुआ है। किसने लगाया है? ए ने। हो सकता है जब फर्म चालू हुई होगी तब लगाया होगा, या उसके 1-2 साल बाद लगाया होगा एडिशनल कैपिटल के फॉर्म में, लेकिन जिस डेट को डेथ हो रही है उस डेट तक इस ए का कितना कैपिटल फर्म में लगा हुआ है। अब आप लोगों को कैसे मिलेगा यार अमाउंट? तो आप देखोगे जो आपके पास क्वेश्चन होगा ना, उस क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी और बैलेंस शीट में कैपिटल तीनों का होगा, ए का, बी का और सी का, लेकिन आप सिर्फ ए का कैपिटल उठाओगे। किस साइड दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। क्यों क्रेडिट साइड? क्योंकि रूल है कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और कैपिटल जब भी बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट, और जब भी कम होता है तो हम लोग करते हैं डेबिट। इसीलिए हम लोग इसको शो करेंगे क्रेडिट साइड।
कहाँ मिलेगा? पुरानी बैलेंस शीट क्वेश्चन में जो दी होगी उसमें से आपको ए का बैलेंस उठाना है और लिख देना है। हम यहाँ पर बी और सी का कॉलम क्यों नहीं बनाए हैं? क्योंकि भाई वो तो फर्म आगे चल के कंटिन्यू करेंगे। 3 महीना काम करके ए की डेथ हो गई तो ए के कारण हम फर्म को बंद नहीं कर रहे हैं, या बी और सी का हिसाब किताब भी हम लोग को अभी नहीं करना है कि हम बी और सी का भी अमाउंट कैलकुलेट कर लें। हम लोग को यहाँ पर सिर्फ ए के घर वालों को कितना पैसा देना है सिर्फ वही कैलकुलेट करना है, इसीलिए हम लोग सिर्फ ए के अमाउंट को लिखने के लिए कॉलम बनाए हैं। अब उसके बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद एक कॉमन सा एडजस्टमेंट जो हर एक चैप्टर में किया जाता है, चेंज इन पीएसआर में आपने सीखा है, एडमिशन में, रिटायरमेंट में और आज डेथ में भी सीख रहे हो, गुडविल का ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस ट्रीटमेंट में हमने चेंज इन पीएसआर में देखा था गेनर टू सैक्रिफाइजर किया जाता है। सेम कंसेप्ट हमने रिटायरमेंट में भी देखा, गेनर टू सैक्रिफाइजर किया जाता है, और वही सेम चीज आपको बता रहा हूं डेथ में भी करनी है, गेनर टू सैक्रिफाइजर। क्योंकि ये जो पार्टनर ए है जब ये फर्म छोड़ के जा रहा है, मतलब सैक्रिफाइस करके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका हिस्सा कौन रखेगा? बी और सी में से कोई ना कोई रखेगा। मतलब अगर ए जिंदा होता तो जितना भी प्रॉफिट फर्म को होता कुछ ना कुछ प्रॉफिट ए भी लेके जाता, लेकिन आज तो ये है नहीं, तो आगे चल के इसका हिस्सा, प्रॉफिट का हिस्सा या तो बी रखेगा या तो सी रखेगा, और वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कौन गेन कर रहा है। तो इसीलिए जब ए फर्म छोड़ के जा रहा है तो हम ए को क्या करेंगे, मतलब ये बी और सी क्या करेंगे, दोनों में से जो गेन कर रहा है वो ए को कुछ अमाउंट पे करेंगे। किस चीज का अमाउंट? जो इसने इतने साल तक मेहनत करके मार्केट में गुडविल बनाई है और अब आगे से ये प्रॉफिट उठाएगा भी नहीं। तो अपनी मेहनत का पैसा जब से फर्म स्टार्ट हुई थी तब से लेकर आज तक कितनी मेहनत की ए ने, मार्केट में कितनी गुडविल बनाई, वो गुडविल का पैसा लेके जाएगा। ठीक है, अब गुडविल का पैसा ए को मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि ए क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है, अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है। और कहीं ना कहीं जब ए छोड़ रहा है अपना हिस्सा तो या तो बी को या तो सी को हिस्सा मिलेगा, मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई गेन करेगा। अब कौन गेन कर रहा है तो वो हमें कैसे पता चलेगा? हमें क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा कि क्या हमें न्यू रेशियो दिया है। अगर न्यू रेशियो दिया होगा मतलब आगे चल के बी और सी क्या सोच रहे हैं, कैसे पैसा बांटेंगे, प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, उसको बोलते हैं न्यू रेशियो। अगर वो चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा फॉर्मूला लगा के। कैसे लगाओगे फॉर्मूला? क्या लगाओगे फॉर्मूला? न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, लेकिन अगर नया रेशियो हम लोग को नहीं दिया हुआ है तो आप मान लोगे कि बी और सी दोनों गेन कर रहे हैं और अपने पुराने रेशियो में ही गेन कर रहे हैं। ठीक है, 2:1 में ही गेन कर रहे हैं, वही उनका आगे चल के न्यू रेशियो रहेगा 2:1, और उसी रेशियो में लोग गेन भी करेंगे, तो 2:1 मान लेंगे गेनिंग रेशियो। मतलब बी और सी ए को गुडविल का पैसा देंगे, किस रेशियो में देंगे? 2:1 में। अब टोटल कितना अमाउंट ए को पे करेंगे? उसके लिए हम लोग को एक चीज चाहिए, फर्म की गुडविल। कि फर्म की गुडविल आज के समय जिस दिन ए की डेथ हो रही है उस दिन फर्म की गुडविल है कितनी। फर्म की गुडविल अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देता है, जैसे कि आपने रिटायरमेंट चैप्टर में देखा होगा, प्रैक्टिस की होगी, फर्म की गुडविल डायरेक्ट दे देता था। 3rd चैप्टर चेंज इन पीएसआर में भी डायरेक्ट दे देता था। तो उस फर्म की गुडविल से हम ए का शेयर 3/6 करेंगे तो पता चल जाएगा ए को कितनी गुडविल मिलनी है। लेकिन डेथ चैप्टर में 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, एक सिंगल अकाउंट बनाना है। तो आपका काम इतना आसान नहीं करेगा कि फर्म की गुडविल भी डायरेक्ट बता दे। आपको क्या करना पड़ेगा? फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और कैलकुलेट करने के लिए हमारा कंसेप्ट और थोड़ी सी नॉलेज, रीडिंग, कम्युनिकेशन ये हमारी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है कि गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज of average profit of last 4 years, 3 years purchase of average profit of 2 years, या कुछ भी स्टेटमेंट लिखा हुआ हो सकता है। तो हम लोग अगर क्वेश्चन को रीड करके समझ जाते हैं तो हम लोग आसानी से गुडविल कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हैं तो फर्म की गुडविल गलत आएगी, फर्म की गुडविल गलत आएगी तो एडजस्टमेंट गलत होगा। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कि मैक्सिमम कितने टाइप के क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखे हुए हो सकते हैं गुडविल निकालने के लिए, वो चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। और जैसे ही आप गुडविल निकालना सीख जाओगे तो आगे का काम आसान है। आपने बाकी चैप्टर्स में देखा है, गेनर टू सैक्रिफाइजर वाला कंसेप्ट है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो क्वेश्चन में बोला है कि गुडविल कैलकुलेट करनी है पिछले 2 साल का एवरेज लेकर।
पिछले 2 साल का जो एवरेज आएगा वो इस साल की गुडविल मान लेंगे। तो पिछले 2 साल का प्रॉफिट आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिया रहेगा। मान के चलो 1 साल का प्रॉफिट है 1 लाख और दूसरे साल का है 2 लाख, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, टोटल होता है 3 लाख। जब 2 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए 1.5 लाख आएगा। तो हम मान लेंगे 1,50,000 है वो फर्म की गुडविल। अब उसमें से ए को कितना मिलना चाहिए, तो उसका शेयर है 3 और टोटल नीचे 6। क्यों 6 नीचे, क्योंकि 3 + 2 + 1 कितना होता है 6 होता है। मतलब 3/6 मतलब 1/2, मतलब 1.5 लाख का 1/2 75,000 रुपए, 75,000 ए की टोटल गुडविल बन रही है, ए का हिस्सा बन रहा है। मतलब ए को गुडविल का कितना पैसा मिलना चाहिए 75,000, 75,000 मिलना चाहिए। अब 75,000 जो ए को मिलेगा तो ए को सुकून पहुंचेगा कि उसको दिक्कत होगी, भाई उसको पैसा आप दोगे, उसका कैपिटल बढ़ेगा। अब कहाँ शो करोगे, क्रेडिट साइड। कहीं ना कहीं उसका हिसाब बढ़ रहा है, उसको ज़्यादा पैसा मिलना है, उसका कैपिटल बढ़ेगा, कहाँ शो करोगे, क्रेडिट साइड। लेकिन डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर 75,000 लिख के अगर यहाँ पर हम बाय गुडविल लिख देते हैं तो आपका कहीं ना कहीं मार्क्स कटेगा बोर्ड एग्जाम में। ये गुडविल हम लोग को यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर ये बताना है कौन कितना देगा। ये ए जो है सैक्रिफाइजर है तभी इसका अमाउंट बढ़ रहा है, हम क्रेडिट साइड दिखा रहे हैं, लेकिन कौन कितना देगा तो गेनर देगा। बी और सी दोनों क्या है, गेनर है। 2:1 में गेन कर रहे हैं क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन है नहीं गेनिंग रेशियो निकालने के लिए। तो 75,000 जो टोटल ए को मिलना है वो कौन से रेशियो मिलेगा, 2:1 में मिलेगा। मतलब 50,000 और 25,000। मतलब इस 75,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 + 1 3, 3 से डिवाइड करेंगे, इंटू 2 करेंगे तो पता चलेगा बी कितना दे रहा है, और इंटू 1 करेंगे तो सी कितना दे रहा है। यहाँ पर आप शो करोगे बाय बीज कैपिटल, यहाँ पर दिखाओगे 50,000 और बाय सीज कैपिटल यहाँ पर आप लिखोगे 25,000। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में उसमें मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम में बताया था हाफ मार्क्स इस वाली पोस्टिंग का है बाय बीज कैपिटल और हाफ मार्क्स बाय सीज कैपिटल। 1 मार्क्स है इस गुडविल का, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मार्क्स नहीं था उसमें क्योंकि ये कॉमन सी चीज़ है, हर किसी को आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको गलत करते हो तो आपका फाइनल आंसर गलत आएगा और हाफ मार्क्स जरूर कटेगा। लेकिन अगर आप लिख के अगर आप गलत सोचते हो, मतलब आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं भी आता है लेकिन इतना तो पता है बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड आता है, उतना भी लिख के छोड़ दूंगा तो सीबीएसई कुछ तो नंबर दे देगा, ऐसा नहीं है। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में बैलेंस ब्रॉट डाउन का लास्ट ईयर मार्क्स नहीं था, तो सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको फॉर्मेट बनाने के बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन सिर्फ लिखते हो तो मार्क्स नहीं है। अब जैसे मैं पेपर चेक कर रहा हूँ, मेरे हाथ में सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें आधा नंबर देना है, इसमें आधा नंबर देना है, इसमें लिखा हुआ है ही नहीं, तो ज़बरदस्ती तो मार्क्स दूंगा नहीं। क्योंकि हम लोग ऑन स्क्रीन चेकिंग कर रहे थे लास्ट ईयर, सिस्टमेटिक तरीके से 8 जगह में हाफ मार्क्स देना है, तो मैं एक एक्स्ट्रा जगह में जब दूंगा तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें स्टेप मार्किंग होती है अकाउंटेंसी में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट था गुडविल का। उसके बाद हम आते हैं इंटरवेनिंग पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। मतलब सपोज ए की डेथ हुई है 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2025 को। लास्ट टाइम फाइनल अकाउंट क्लोज कब हुआ होगा, तो 31 मार्च 2025। लास्ट टाइम जब फाइनल अकाउंट क्लोज हुआ होगा ना, तब ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट सब बना होगा, प्रॉफिट पार्टनर्स को बटा भी होगा, ए को मिल भी गया होगा। लेकिन उसके बाद जो इसने 3 महीने काम किया, 31 मार्च के बाद अप्रैल मई और जून, अब 1 जुलाई को डेथ हो गई लेकिन जून तक तो काम किया, 30 जून तक 3 महीने काम किया है, तो अपने 3 महीने मेहनत करने का प्रॉफिट का हिस्सा तो लेके जाएगा वो। इसको बोलते हैं इंटरवेनिंग पीरियड, फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ द डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये एक ऐसा ड्यूरेशन है जिसको बोलते हैं इंटरवेनिंग पीरियड, और इसका अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको कितना प्रॉफिट देना है। अब इसको भी कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग तरीकों से, हमने पहले डिस्कस कर चुका है, एक बार शॉर्ट में हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है इस 3 महीने का।
एक तरीका होता है कि अंदाजा लगा लो। क्वेश्चन में बताएगा कि भैया जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वही मान लो इस साल का प्रॉफिट, या लास्ट 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालो वही मान लो इस साल का प्रॉफिट। तो ऐसे अंदाजे से भी निकाला जाता है। और जब अंदाजे से हम प्रॉफिट निकालते हैं तो हम लोग को एक वर्ड यूज करना होता है, P&L सस्पेंस, P&L सस्पेंस। लेकिन अगर फर्म इस 30 जून या 1 जुलाई को सारा अकाउंट क्लोज करती है, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट सब बनाती है, तो उस समय जो प्रॉफिट पता चलेगा उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन। क्योंकि जब अकाउंट क्लोज किया जाता है नेट प्रॉफिट पता चलता है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है फंडामेंटल्स में कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट को सारे पार्टनर से बांट देते हैं। तो ये कुछ तरीके हमने सीखे थे। तो अभी हम लोग शॉर्ट में देखेंगे, इसको एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। मान के चलो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से आपको इस साल का प्रॉफिट मान लेना है। अब लास्ट ईयर प्रॉफिट था 1 लाख रुपए, लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था? 1 लाख। तो इस साल का भी 1 लाख मानोगे। इस साल भर का अगर आप 1 लाख प्रॉफिट मानते हो तो सबसे पहले तो हम लोग को कैलकुलेट करना है 3 महीने का प्रॉफिट। क्यों 3 महीने का? क्योंकि काम तो 3 महीना किया ही है। तो 3 महीने का कितना हो जाएगा? 25,000। 3/12 कर लोगे। जब 25,000 हमको पता चला, ये 3 महीने का प्रॉफिट 25,000 पता चले तो पूरे फर्म का है। लेकिन हमको ये देखना है ए को कितना पे करना है। तो ए का शेयर कितना है? 3/6। तो 25,000 को हम 3/6 मतलब 1/2 कितना हो जाएगा? 12,500। अब ये 12,500 हमने क्या किया? अंदाजा लगाया कि जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था हो सकता है वही प्रॉफिट इस साल भी हो जाए। ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब भी अंदाजा लेकर चलते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? P&L सस्पेंस। अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहाँ लिखें? सवाल आता है डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट है, पिछले साल प्रॉफिट हुआ था, इस साल भी प्रॉफिट मानेंगे और उसको हम कहाँ शो करेंगे? क्रेडिट साइड, क्योंकि उसका कैपिटल बढ़ेगा। यही अगर पिछले साल लॉस हुआ होता तो इस साल का भी लॉस मानते, उसको कहाँ शो करते? डेबिट साइड। तो अभी हम लोग प्रॉफिट मान के शो करेंगे क्रेडिट साइड, और हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और यहाँ पर हम लोग 12,500 एक अंदाजे से जो हमने कैलकुलेट किया लिख देंगे। हाफ मार्क्स इसका मिलेगा इसका भी हाफ मार्क्स हमको मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन में आप लोगों को एक चीज कॉमन सी दे सकता है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब क्या होता है? जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है, ठीक है। तो मान के चलो ए की ड्राइंग दी हुई है, ए ने कुछ पैसे निकाले थे पर्सनल यूज के लिए, तो आज हम उसके कैपिटल से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। फर्म का पैसा लेके गया था, अब तो वापस आएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको जो वापस उनसे पैसा लेना है वो इसी अमाउंट से तो काटोगे ना। अगर आप उसको देने की सोच रहे हो तो आपके दिमाग में ये भी आएगा कि जो फर्म का उठा के गया था वो भी तो हमको वापस लेना है। तो वो कैपिटल कम करने वाली जो चीज़ें हैं वो कहाँ आएंगी? डेबिट साइड। तो ड्राइंग्स कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड। टू ड्राइंग्स। अब हमारे पास कैपिटल का बैलेंस भी है, ड्राइंग्स का बैलेंस भी है। क्वेश्चन को एक्सटेंड करने के लिए और चीज़ें बढ़ाने के लिए क्या करता है? इंटरेस्ट की बात करता है। जो पार्टनर ने फर्म में कैपिटल के तौर पे लगाया हुआ है, जिसको हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखा है, हो सकता है कि फर्म उस अमाउंट पे इंटरेस्ट अलाउ करे। अलाउ करे मतलब फर्म पार्टनर को पे करेगी, जिससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा। जब पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट तरफ दिखाएंगे। लेकिन याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ना परसेंटेज दिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 10%, लेकिन साथ में पर एनम भी लिखा हुआ होता है। और मैक्सिमम लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी में गलती करते हैं, 10% तो निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका कैपिटल था 5 लाख रुपए, इस 5 लाख का 10% तो निकालेंगे, 50,000 फटाक से लिख देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि भाई 3 महीने का तो सिर्फ इंटरेस्ट देना है, क्योंकि वो उसका पैसा लास्ट बैलेंस शीट जब क्लोज हुई थी पुराना तो इंटरेस्ट मिल चुका होगा। अब आगे चल के कितने समय तक उसका पैसा फर्म के पास है? 3 महीने तक। तो 3 महीने का ही तो इंटरेस्ट देंगे। तो 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 3/12 करना पड़ेगा। 5 लाख का 10% 50,000, फिर 3/12 करेंगे तो 12,500। तो वो भी हम लोग कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,500, इसका मिल जाएगा हाफ मार्क्स। उसके बाद जब पार्टनर ड्राइंग किया है तो हो सकता है फर्म में कुछ रूल्स हो, रेगुलेशन हो, या हमको जो क्वेश्चन मिल रहा है उसमें लिखा हुआ हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है।
अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उतने सारे तरीके तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए क्वेश्चन में बोल देता है कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, 2% या 3% पर एनम नहीं लिखा हुआ होता है, और उसमें क्लियरली मेंशन कर देता है कि ड्यूरेशन को आपको नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन कंप्लीट है ही नहीं हमारे पास। पहली इंफॉर्मेशन हमको चाहिए कि भाई उसने जो पर्सनली उसके लिए पैसे निकाले, फॉर एग्जांपल 50,000 निकाले हैं, ये क्वेश्चन में दिया तो है, लेकिन कब निकाला है 50,000 ये हमको नहीं बताता है। तो जब डेट बताया नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग, तो आप कैसे और कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे ये तो पता चलेगा ही नहीं। 6 महीना गलत हो जाएगा। 6 महीना कब करते हैं? 6 महीना कब करते हैं? जब साल भर की बात हो और डेट नहीं पता है तो 6 महीना। अब यहाँ पर बात है 3 महीने की, तो 3 महीने का अगर आप इंटरेस्ट ले लेते हो उससे ड्राइंग्स पे तो गलत है ना। हमको कैसे पता कि मार्च में पैसा निकाला है कि अप्रैल में कि मई में कि जून में? आप 3 महीने का इंटरेस्ट ले रहे हो, तो ना उसका ना हमारा, इस 3 महीने का आधा 1.5 महीना, तो ऑन एन एवरेज 1.5 महीने का इंटरेस्ट लिया जाता है जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं बताता है। और क्वेश्चन में हम लोग को लिखा हो 10% पर एनम, 8% पर एनम। जब पर एनम लिखा हुआ होगा तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एवरेज पीरियड उठाना है, और एवरेज पीरियड क्या होगा देखना है, कितने मंथ उसने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे यूज़ किए, 3 महीने। बताया नहीं है कि इन 3 महीनों में पैसे कब निकाले हुए थे, तो उसका आधा 1.5 कर लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको कैलकुलेट करना है ऑन एन एवरेज बेसिस पे, अगर पर एनम के हिसाब से दिया है। नहीं तो क्या करते हैं, 2% लिख देगा कि जितना भी ड्राइंग है 2% निकालो दिखा दो, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल को कम करता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा भी उसके कैपिटल में से ही काटा जाता है, जितना भी अमाउंट होगा वो यहाँ पर हम दिखा देंगे। तो हाफ मार्क्स ड्राइंग का, हाफ मार्क्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें और ओरली बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पर आ सकता है। जैसे कि हमारे पुराने बैलेंस शीट में रिजर्व्स हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो भी हमारे पास है, जैसे लायबिलिटी साइड में हो सकता है पुराने बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो आप देख लो ए को कितना मिलना है उसके पुराने रेशियो में, क्रेडिट साइड दिखा दो। WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, कोई क्लेम वेम नहीं है तो बांट दो आप लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्रेडिट साइड। IFR हमारे पास है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, उसको हम लोग कहाँ बांटेंगे, क्रेडिट साइड। कुछ लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसको आप लोग बांट दोगे क्रेडिट साइड में। ऐसे ही क्वेश्चन में हो सकता है कि सैलरी अगर बताया है पार्टनर को कितनी सैलरी मिलनी है। एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था सैलरी टू पार्टनर 70,000 या 60,000 हाफ ईयरली सैलरी बताया 60,000, 6 महीने की 60,000 है, लेकिन काम कितना किया है तो 3 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना उसको। 6 से डिवाइड करके 1 महीने की निकालो, इंटू 3 करो, 3 महीने की निकालो, तो आप सैलरी दिखाओगे क्रेडिट साइड, क्योंकि वो भी क्या करेगी, कैपिटल को बढ़ाएगी। कमीशन देना है क्रेडिट साइड, कैपिटल बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पुरानी बैलेंस शीट में हो सकता है लायबिलिटी साइड लिया हो एज लोन। ए जो पार्टनर है इसका कुछ लोन का अमाउंट शो हो रहा है लायबिलिटी साइड। अब लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते कि फर्म ने लोन ए से लिया है या ए को दिया है। अब फर्म की लायबिलिटी साइड लिखा हुआ है मतलब फर्म की लायबिलिटी है, फर्म की लायबिलिटी है मतलब ए से उधार लिया है तो आगे चल के लौटाना है, लौटाना है तो ए का कैपिटल बढ़ा दो क्रेडिट साइड। और अगर एसेट साइड दिया होता एज लोन तो उसको हम कहाँ दिखाते, डेबिट साइड। फर्म का एसेट है, एज लोन एसेट साइड लिखा हुआ है, फर्म का एसेट है मतलब फर्म ने ए को लोन दिया। कि अगर एसेट साइड लिखा हुआ है, अगर एज लोन एसेट साइड लिखा हुआ है मतलब फर्म का एसेट है, फर्म का एसेट मतलब कि फर्म ने ए को लोन दिया है, आगे चल के पैसे वापस लेने हैं, वापस लेने मतलब उसका कैपिटल क्या करना है, हमें कम करना है। उसको हम कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। अब जैसे कि तुमने पूछा कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते समय हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जिसकी डेथ हुई वो 6 महीने काम किया है, 30 सितंबर को उसकी डेथ हुई है, तो अब वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एवरेज पीरियड क्या होगा। अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं बताया है और आने वाले 6 महीने काम किया तो उसका ऑन एन एवरेज 3 हो जाएगा, आधा मतलब 3 हो जाएगा। 8 महीने काम किया है, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं बताया है तो 4 हो जाएगा। मतलब जब ये नहीं बताता है कि किस डेट को पैसा निकाला गया है तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ करते हैं।
हाँ, अब उसके बाद ये सारी चीजें हमने क्रेडिट और डेबिट साइड जब दिखा देंगे, उसके बाद अकाउंट को आपको क्या करना है, क्लोज करना है। आपको ज्यादातर 90% चांसेस ऐसे दिखेंगी कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है। मतलब अगर फर्म चल रही है, पार्टनर्स वहां पर काम कर रहे हैं, तो हमेशा पार्टनर का कुछ ना कुछ फर्म में पैसा लगा हुआ ही मिलेगा, उसके घर वाले लेके जाएंगे। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि जिसकी डेथ हुई है, उसका पैसा लगा हुआ कम था, उल्टा वो यूज ज्यादा कर रहा था, अब उसके घर वाले से हमको लेना है। मतलब कहने का मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब कि फर्म में उसका पैसा लगा हुआ ज्यादा है, उसको पे करना पड़ेगा। मतलब फर्म क्या करेगी, उसके घर वालों को पैसा देगी। यही ज्यादा सिचुएशन होती है, ऐसे ही टाइप के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। मुश्किल से 10% ऐसी सिचुएशन होती होंगी कि फर्म में पैसा लगा हुआ कम है और फर्म से उठा के ज्यादा रखा था और डेथ हो गई, और फर्म उसके घर वालों के पीछे भाग रही, लाओ भाई पैसा लाओ। ऐसा बहुत कम होता है। तो 10% सिचुएशन मुश्किल से ऐसी हो सकती है। बाकी आपको क्वेश्चन एग्जाम में वैसे ही मिलेगा कि क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, मतलब पार्टनर का पैसा लगा हुआ ज़्यादा है और निकाला कम है। तो यहाँ पर हम लोग को बताना पड़ता है कि उसके घर वालों को, उसके एग्जीक्यूटर को कितना पैसा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे, जब क्लोज करोगे, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट साइड मान के चलते हैं 8 लाख रुपए है, क्रेडिट साइड 8 लाख रुपए, दोनों तरफ लिखोगे 8 लाख। 8 लाख में से माइनस करोगे तो हमको पता चलेगा 7,50,000 आ रहा है। ये वो अमाउंट है जो कि हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे करेंगे। कब पे करेंगे वो सब हमको सोचने की जरूरत नहीं है, बस हमको पे करना, यही अमाउंट कैलकुलेट करना सीखना था। यहां पर हम लिख देंगे टू एज एग्जीक्यूटर, टू एज एग्जीक्यूटर। यही अगर रिटायरमेंट चैप्टर रहता तो टू एज लोन लिखते थे। ठीक है,